हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इको विद प्रज्ञा। तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक थोड़ा सा टेंस्ड होंगे और होना भी चाहिए। सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न को देख के मुझे तो ऐसा फील होता है कि लास्ट ईयर का जितना भी फ्रस्ट्रेशन है सीबीएसई का वो इसी सेमेस्टर में निकालने वाली है। दो दो बोर्ड्स एग्जाम, वो भी फुल ऑन एमसीक्यू। एंड टेंशन तो इस बात पे बढ़ जाती है जब हमें ये पता चलता है कि ऐसा तो फर्स्ट टाइम होने वाला है। मीन्स लास्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चंस एंड मॉडल टेस्ट पेपर कुछ भी काम नहीं आने वाला है। ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है? नहीं ना? बस ऐसे ही आपका इस बार का पैटर्न थोड़ा सा अजीब, बट फिकर नॉट। अगर थोड़ा सा और एफर्ट लगाएंगे ना आप, तो सब कुछ क्लियरली दिखने लगेगा। नीड क्या है आपको? जैसे कि सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, तो आपको भी अपना स्टडी पैटर्न चेंज करना है। भूल जाइए अपनी नोट्स, भूल जाइए अपनी पुरानी स्टडी करने का तरीका, एक्सप्लेनेशंस, रट्टा मारना एंड ऑल दैट सब कुछ। याद करिए तो सिर्फ दो चीज़ें। वो क्या? सिर्फ दो टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी। फर्स्ट वन इज कि अपनी टेक्स्ट बुक उठाइए और पूरे चैप्टर की रीडिंग करना शुरू कर दीजिए, लाइन बाय लाइन एंड वर्ड्स बाय वर्ड्स। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं सबको अंडरलाइन करिए। जितने भी डाउट्स आपको मिलते हैं सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए। ये मत सोचिएगा कि हम ऑप्शनल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे या फिर हम एक्सप्लेनेशन में कुछ भी लिख देंगे, थोड़े मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। नहीं, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, तो फर्स्ट वन कि आपको अपने टेक्स्ट बुक की फुल टू ऑन रीडिंग करनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड वर्ड, आपको अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। 1000, 100, 500 जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं सारे सॉल्व कर डालिए, क्योंकि ये आपके कैलिबर को, आपकी कैपेबिलिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। बट टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका काम है स्टडी करना एंड हमारा काम है आपके सारे डाउट्स को क्लियर करना प्लस आपकी प्रैक्टिस कराना। तो आप अपने काम पे फोकस करिए, मैं करती हूँ अपने काम पे फोकस। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ एमसीक्यूज जो कि 99.9% एग्जाम के बेसिस एंड क्राइटेरिया से जुड़े हुए हैं। मैं डेली एक सीरीज निकालूंगी जो कि टॉपिक वाइज टॉपिक आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगी। सो जो टॉपिक मैं सीरीज निकालती हूँ उस टॉपिक को पहले आप स्टडी करिए, उसके बाद इस एमसीक्यूज को सॉल्व करिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके डाउट्स कहाँ पे अराइज हो रहे हैं या फिर आपका एरिया ऑफ प्रॉब्लम क्या है, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद फिर सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए नेक्स्ट सीरीज को फॉलो करिए। Here is Unit 1 of your Term 1 examination, that is Money in Banking. This is the Series 1 of my MCQs link from your first topic of the chapter, that is Money and Forms of Money. I think you all already have studied about money, that everything which is accepted as a medium of exchange, or we can say that if you want to buy anything or if you want to exchange something in return, then we use money. For example, our currency like notes, paper coins, securities, bonds, etc. These includes money and near money also. So let's start the MCQs. Here is the question number 1. Question number 1. Money is commonly accepted as a medium of dash. Money is commonly accepted as a medium of dash. What we have fill here, there is 4 options. Number 1, accept. Number 2, exchange. Number 3, payment. Number D, receipt. So अगर अगर डेफिनेशन ही मनी की स्टडी की होगी तो आपको पता होगा कि क्या होगा यहाँ पे। मनी इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ भी अगर हमें एक्सचेंज करना हो तो बदले में हम मनी को पे करके एक्सचेंज कर सकते हैं।
So let's proceed. Question number 2. Money is what money does. एक्चुअली में ये क्या है? इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ मनी. आपकी बुक्स में जो भी आप स्टडी मटेरियल यूज़ करते हो उसमें कई सारी मनी की डेफिनेशंस दी होंगी. तो आपको क्या करना है, डेफिनेशंस को तो नहीं लर्न करना, बट हाँ उनके जो राइटर्स हैं उसे आपको पढ़ना है. वाई? बिकॉज आपको डेफिनेशन तो नहीं पूछा जाएगा बिकॉज दिस इज MCQs, लेकिन उनके जो राइटर्स हैं वो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने दिया है कि मनी इज़ व्हाट मनी डज. मनी क्या है? जो मनी करता है. बट ये डेफिनेशन किसने दी है? Here is 4 options. Number 1, J.S. Smith. Number B, F.A. Volcker. Number C, Adam Smith. And the last number D, Smith. So this definition is given by F.A. Volcker. Okay. So let's proceed. इसी तरह से और भी डेफिनेशंस आपकी बुक्स में, आपकी नोट्स में लिखी होंगी. तो प्लीज़ उन सारे डेफिनेशंस को रीड करिएगा एंड उनके राइटर्स को लर्न करिएगा. लेट अस प्रोसीड. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ दीज इज आर लीगल टेंडर मनी. क्या बताना है आपको कि इनमें से कौन सा लीगल टेंडर मनी है. ऑप्शंस क्या हैं? नंबर ए, डिमांड ड्राफ्ट. नंबर बी, चेक्स. नंबर सी, coins and paper notes. Number D, all of the above. So what will be your answer? The answer is number C, coins and paper notes. लीगल टेंडर मनी में क्या आता है? कॉइन्स एंड पेपर नोट्स. बट अगर आपकी डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो यहाँ पे हम इसकी क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन. क्या लिखा है? लीगल टेंडर मनी. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मनी विच इज़ एक्सेप्टेड लीगली बाय ऑल. मीन्स ये एक ऐसा फॉर्म्स ऑफ मनी है जो एक्सेप्ट किया जाता है लीगली. लीगली एक्सेप्ट करने को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि विच इज़ इशूड बाय अ गवर्नमेंट, और वी कैन से दैट RBI. मीन्स कि ऐसी मनी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड है या गवर्नमेंट के द्वारा इशूड की गई है एंड वो लॉ एंड कोड के अकॉर्डिंग हर जगह एक्सेप्ट होती है. हमारे कंट्री का कोई भी ऐसा प्लेस आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे ये लीगल टेंडर मनी एक्सेप्ट ना की जाए या फिर कोई लेने से, एक्सेप्ट करने से उसे मना कर दे. ओके. So legal tender money is a form of money which is accepted as legally by all and recognized by law. Okay. Law and order के अकॉर्डिंग, कोड के अकॉर्डिंग ये रिकॉग्नाइज की गई है. इसके अंदर 2 एग्जाम्पल्स आते हैं, कॉइन्स एंड पेपर नोट्स, जो हम अपने डेली यूज में यूज करते हैं. ओके. सो लेट्स प्रोसीड. क्वेश्चन नंबर 4. लीगल टेंडर मनी इज ऑल्सो कॉल्ड. अब लीगल टेंडर मनी तो हमने पढ़ लिया कि भाई लीगल टेंडर मनी क्या होती है, बट एक अल्टरनेटिव नेम है जो कि लीगल टेंडर मनी में हम यूज़ करते हैं. व्हाट वाज इट? ऑप्शंस. नंबर 1, क्रेडिट मनी. ऑप्शन नंबर 2, टोकन मनी. ऑप्शन नंबर C, फिड्यूसरी मनी. एंड ऑप्शन नंबर D, फिएट मनी. सो बताइए, लीगल टेंडर मनी is also called fiat money. That is option number D. इसको आप अपनी नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए. प्रोसीड करते हैं फर्दर. क्वेश्चन नंबर 5. What is it? Money accepted on the basis of trust is called. Means ऐसी मनी जो कि on the basis of trust एक्सेप्ट की जाती है between the payer or payee. So option is legal tender money. Option number B, credit money. Option number C, fiduciary money. Option number D, fiat money. So here answer is fiduciary money, because on the basis of trust
हम फिर फिड्यूसरी मनी को यूज़ करते हैं। आइए पढ़ते हैं फिड्यूसरी मनी होती क्या है। ओके, fiduciary money, it is a form of money which is backed up by trust between the payer and pay. fiduciary money एक ऐसी मनी होती है जो कि एक्सेप्ट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट ओनली। किसके बीच में? पेयर एंड पे के बीच में। पेयर इज द पर्सन हु वांट टू पे एंड पे इज द पर्सन हु हैव टू रिसीव। ओके, सो अब ट्रस्ट के बेसिस में की जाती है, तो यहाँ पे आपका नोट्स, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स ये नहीं आ सकता। तो फिर आता क्या है? इसके एग्जाम्पल्स होते हैं चेक्स एंड ड्राफ्ट्स या फिर सिक्योरिटीज। मतलब एक ऐसा फॉर्म ऑफ मनी जो कि ट्रस्ट के बेसिस में एक्सेप्ट की जाती है। जैसे कि चेक हो गया, चेक रिटन डॉक्यूमेंट। ओके, ड्राफ्ट लाइक डिमांड ड्राफ्ट या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि आपने पढ़ा होगा BR एंड BP, बिल्स रिसीवेबल्स एंड बिल्स पेबल। तो ये सब ट्रस्ट के बेसिस में चेंज की जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको एक्सचेंज करते हैं तब ऑन द स्पॉट टाइम, एट करेंट टाइम हमें मनी नहीं मिलती, ये हमें मिलती है फ्यूचर में ऑन द नेक्स्ट डे या समटाइम्स लेटर। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल BR, तो बिल्स रिसीवेबल अगर हमने एक पे ने रिसीव किया है तो उसे तुरंत वो मनी नहीं मिलेगी। जो उसमें ड्यू डेट लिखी होगी उस ड्यू डेट पे आपको मनी रिसीव होगी। या फिर एक अल्टरनेटिव ऑप्शन और उसमें होता है कि आप उसको जाके बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं, तब आपको मनी मिल जाएगी। ओके, बट ये ऑन द स्पॉट टाइम पे हमें मनी प्रोवाइड नहीं करती। That's why we have said that fiduciary money is exchanged on the basis of trust, क्योंकि ये future money पे dependent होती है। One more thing, check is accepted on the basis of trust between the parties. Is it okay? Next, fiduciary money also called legal tender money. Here it is very important point. फिड्यूसरी मनी को हम नॉन लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। इसके पहले आपने फिएट मनी पढ़ा। ओके, फिएट मनी का अल्टरनेटिव नेम क्या था? लीगल टेंडर मनी मीन्स फिएट मनी, एंड द सेकेंड वन इज नॉन लीगल टेंडर मनी, दैट इज फिड्यूसरी मनी। सो लेट्स प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 6, what is are the function of money according to the functional definition of money? मनी की एक्चुअली कई सारी डेफिनेशंस आपके बुक में रिटर्न होंगी, उसमें से जो फंक्शनल डेफिनेशन है वो कौन कौन से फंक्शंस को आइडेंटिफाई करती है। हेयर ऑप्शन इज नंबर 1 अ यूनिट ऑफ वैल्यू, नंबर 2 अ स्टोर ऑफ वैल्यू, नंबर C स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड नंबर D ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर क्या है? ये आंसर इज D ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फंक्शनल मनी आपको बताती है कि मनी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें से 3 ही हैं। मनी आपको यूनिट भी बताती है, आप मनी को स्टोर भी कर सकते हो, एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मीन्स क्या है? फ्यूचर पेमेंट। मनी में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि हम उसको ईजिली फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं। ओके, सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। द नेक्स्ट वन इज नैरो मनी। नैरो मनी इंक्लूड्स, क्या क्या आता है नैरो मनी में? ऑप्शन A करेंसी, ऑप्शन B डिमांड ड्राफ्ट, ऑप्शन C बोथ A एंड B मीन्स करेंसी भी होगा एंड डिमांड ड्राफ्ट भी होगा, एंड ऑप्शन D इज नन। सो व्हाट इज योर आंसर? एक्चुअली द आंसर इज C मीन्स बोथ A एंड B। नैरो मनी में आपकी करेंसी भी आती है एंड डिमांड ड्राफ्ट भी आता है। ओके, कंफ्यूजन है, सो लेट्स क्लियर इट। व्हाट वाज इट? नैरो मनी क्या बताता है? द नैरो मनी इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव फॉर्म ऑफ मनी दैट आर एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मोस्ट रेडिली अवेलेबल। नैरो मनी एक ऐसी मनी होती है जिसको हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ तो कर सकते हैं, एंड ये बहुत रेडिली अवेलेबल भी होती है।
मीन्स ऑल टाइम आपको इसकी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। बट मेन इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसमें आता क्या क्या है। इसमें 3 चीज़ें आएंगी। द फर्स्ट वन इज़ योर करेंसी, दैट इज़ इंडियन रूपी, जिसके अंदर क्या क्या आता है, कॉइन एंड पेपर नोट्स। सेकेंड वन इज़ डिमांड ड्राफ्ट या फिर डिमांड डिपॉजिट, कुछ भी कह सकते हो। थर्ड इज अदर लिक्विड एसेट्स, अदर लिक्विड एसेट्स भी इसमें आते हैं, बट विच इज एक्सेसिबल बाय द सेंट्रल बैंक। मीन्स जो लिक्विड एसेट्स को आरबीआई ने एक्सेसिबल किया है, मतलब आरबीआई ने रिकॉग्नाइज्ड किया है, सिर्फ वही इसके अंदर आएंगे। बट मेनली आपको याद रखना है कि यहाँ पे करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, फर्दर इट इज़ बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्चुअली में नैरो मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम यूज़ कर लेते हैं, ऊपर डेफिनेशंस में ही लिखा था, इसलिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नैरो मनी क्या है एक तरीके से, तो जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नैरो मनी। सो लेट्स प्रोसीड। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 8, ब्रॉड मनी इज बेस्ड ऑन। अब क्या पूछा है, ब्रॉड मनी। इसके पहले भूलिएगा मत, आपने क्या पढ़ा, नैरो मनी। नैरो मनी बेस्ड थी मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। ओके, अब आपसे पूछा है कि ब्रॉड मनी किस पे बेस्ड है, तो ब्रॉड मनी ऑप्शन नंबर ए स्टोर ऑफ वैल्यू, बी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सी यूनिट ऑफ वैल्यू एंड डी ऑल ऑफ द अबव। किस पे बेस्ड है, इसके लिए ब्रॉड मनी की डेफिनेशन पढ़ लें पहले। क्या लिखा है, ब्रॉड मनी एनीथिंग विच इज वाइडली यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू इज इंक्लूडेड ब्रॉड मनी। ऐसी चीज़ जिसको हम स्टोर कर सकते हैं वो कहलाती है ब्रॉड मनी। ये हाई डिग्री ऑफ मनीनेस होता है। मनीनेस का मीन्स यहाँ पे ये है कि आप इजीली इसको अवेलेबल करा सकते हो एंड पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे आप लिक्विड एसेट्स पढ़ते हो, लिक्विड एसेट्स में ये देखते हैं कि कोई हाईली लिक्विड होता है, कोई लेस लिक्विड होता है। हाईली लिक्विड का मतलब है कि जो ईजिली कैश में कन्वर्ट हो सकती है, और लेस लिक्विड का मतलब है कि जो थोड़ा डिफ़िकल्टी के साथ या फिर टाइम थोड़ा एक्सेस लेते हुए आपकी कैश में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे मनीनेस का भी वही मतलब है। हाई डिग्री ऑफ मनीनेस का मीन्स है कि आप इसको ईजिली, ओके, लेस पीरियड ऑफ टाइम में ही आप इसको ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सो इसके अंदर आता क्या है, ब्रॉड मनी इज इक्वल टू सी फॉर करेंसी प्लस डी फॉर डिमांड डिपॉजिट या फिर डिमांड ड्राफ्ट वी कैन से, प्लस एस डी का मतलब होता है सेविंग डिपॉजिट, प्लस टी डी मीन्स टाइम डिपॉजिट, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। ओके, तो ये 4 आइटम्स ब्रॉड मनी में इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, अब इसको हम इन 4 आइटम्स को देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि करेंसी और डी तो हमारा नैरो मनी में ही आ गया है। तो अब नैरो मनी से अगर हमें ब्रॉड मनी में जाना है तो हमें 2 चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज सेविंग डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। ओके, अब क्वेश्चन क्या था कि बेस्ड ऑन, तो यहाँ पे बेस्ड किस चीज़ पे है, इट इज बेस्ड ऑन द स्टोर ऑफ वैल्यू। वाई, बिकॉज इसको इजीली हम स्टोर कर सकते हैं लंबे समय तक। अब जैसे अगर मैं टाइम डिपॉजिट की ही बात करूं, तो आपका फिक्स डिपॉजिट अगर आपने फिक्स कर रखा है 5 ईयर्स के लिए, तो वो 5 ईयर्स तक क्या रहेगा, स्टोर रहेगा आपकी वैल्यू। इस वजह से ब्रॉड मनी किस पे बेस्ड होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, स्टोर ऑफ वैल्यू। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियर मनी इज आर। नियर मनी क्या होता है, देखिए 2 वर्ड यूज़ किए जाते हैं, एक मनी एंड नियर मनी। मनी तो आपने देख लिया, आपकी करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ये सब चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, मनी में। तो फिर नियर मनी क्या है, मीनिंग से आपको कुछ ऐसा समझ में आएगा कि नियर मनी लाइक नियरनेस ऑफ मनी, जो मनी के थोड़ा सा आसपास है, जिसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं या जिसको हम एक्सचेंज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसी को समझते हुए आप आंसर टिक करिए। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, ऑप्शन नंबर बी हाईली लिक्विड एसेट्स, ऑप्शन नंबर सी कैन यूज डायरेक्टली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज,
and option number D, both A and B. So what will be the answer? भाई नियर मनी है, इसका मतलब कन्वर्टेड इनटू कैश तो होगा ही होगा. ओके, तो ये तो आपका हो सकता है. आगे देखिए, हाईली लिक्विड एसेट्स. हाईली लिक्विड एसेट्स जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. तो एक तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी का अप्रॉक्सीमेटली मीनिंग सेम है. हाईली लिक्विड एसेट्स का भी मतलब तो यही है जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, मीन्स ऐसे एसेट जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, एंड कैन बी डायरेक्टली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एक्चुअली में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए हम यूज़ तो करेंगे बिकॉज ये नियर मनी है, बट इट कैन नॉट डायरेक्टली यूज. कह सकते हैं इट इज़ इनडायरेक्टली यूज. ओके, क्योंकि ये डायरेक्ट मनी तो है नहीं, करेंसी है नहीं कि आपने डायरेक्टली एक्सचेंज कर लिया. नियर मनी है तो करेंसी तो हो ही नहीं सकती. इस वजह से आप आंसर क्या टिक कर सकते हो? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, मीन्स इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश एंड हाईली लिक्विड एसेट्स. पढ़ लेते हैं एक बार नियर मनी होता क्या है, अपने डाउट्स आप लोग क्लियर करिए. सो नियर मनी, इट इज़ अ मनी which is easily converted into cash and is highly liquid asset. ठीक है, एक ऐसी मनी जिसको हम लोग इजीली कैश में तो कन्वर्ट कर सकते हैं और ये हाईली लिक्विड एसेट भी होती है, बट इट कैन नॉट डायरेक्टली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. देखिए, इनडायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इसमें करेंसी या पेपर नोट्स नहीं आते जो कि हम डायरेक्टली यूज़ कर सकें. तो फिर आता क्या है इसमें? एग्जाम्पल्स आर बॉन्ड्स, शेयर्स, गोल्ड एक्सेट्रा. ये सब होते हैं नियर मनी, जो कि इन द फॉर्म ऑफ मनी तो नहीं है, बट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो इन फ्यूचर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, शेयर्स, बॉन्ड्स, इन सब चीज़ों को ईजिली हम कैश में सेल आउट करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट टू एक्सेप्ट payment in cash? Okay, what is the maximum limit to accept payment in cash? कैश को एक्सेप्ट करने के लिए मैक्सिमम लिमिट क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 1000 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी 500, ऑप्शन नंबर सी 10,000 एंड ऑप्शन नंबर डी 5,000. सो व्हाट इज योर आंसर? एक्चुअली में कैश में कन्वर्ट करने के लिए हमारी 10,000 मैक्सिमम लिमिट होती है. कैसे? अगर उसके ऊपर आपको अगर कैश में पेमेंट रिसीव करना है या पे करना है तो आप 10,000 यूज़ कर सकते हैं. एंड अगर उसके ऊपर मतलब उसके अक्रॉस दी 10,000 आपको यूज़ करना है तो उसके लिए हम ऑनलाइन पेमेंट का यूज़ करते हैं. ठीक, बट इसी से आपके दो क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा. पहला तो ये था कि मैक्सिमम लिमिट टू एक्सेप्ट पेमेंट इन कैश, एंड एक और यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट टू एक्सेप्ट पेमेंट इन कॉइन्स. अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ पेमेंट इन कॉइन्स, कॉइन्स को एक्सेप्ट करने के लिए मैक्सिमम लिमिट क्या होती है? तो बेटा कॉइन्स को, ओनली कॉइन्स, यहाँ पे पेपर नोट्स की बात नहीं हो रही है. ओके, तो ओनली कॉइन्स को एक्सेप्ट करने के लिए मैक्सिमम लिमिट होती है आपकी 1000. ओके, आप अगर सिर्फ कॉइन्स में पेमेंट करना चाहते हो